उड़ने की इजाजत किसी से मत मांगना, क्योंकि आसमान किसी के बाप का नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात विद दीपक, और आज हमारे इस पॉडकास्ट पर बेहद ही खास मेहमान कह सकते हैं, बेहद ही खास शख्सियत कह सकते हैं, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं। समाज के सभी वर्ग के हितैषी कहे या समाज में सभी वर्गों के लाडले कहे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ छतरपुर विधानसभा के आयनगर वार्ड से भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री रामलखन लोहिया जी। रामलखन लोहिया जी, आप हमारे पॉडकास्ट पर आए, उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। तो शुरुआत करते हैं अपने पॉडकास्ट की क्षेत्र की और वार्ड की समस्याओं एवं समाधान को लेकर सवालों से। तो आप तैयार हैं? तैयार जी। और उम्मीद करता हूँ रामलखन जी, आप सीधी बात में आए हैं तो सीधा सवाल होगा और कुल मिलाकर सीधा जवाब होगा। तो उम्मीद सही करता हूँ? सही करते हो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न यह है रामलखन जी आपसे, आप किससे प्रेरित होकर राजनीति में आए और राजनीति में आने के पीछे आपकी मंशा क्या है? राजनीति में मैं किसी से प्रेरित होकर नहीं आया। अच्छा। हमारे गांव में 93 में संघ की शाखाएं लगती थी जी। हम लोग उस शाखा में जाते थे। अच्छा। वहां से एक ऐसी दिल में इच्छा हुई कि हम लोग भी कुछ समाज के लिए अच्छा कर सके। अच्छा। और समाज के लिए बेहतर करने की इसी लालसा ने हमें राजनीति में आने का मौका दिया। सीधे तौर पर कहे कि आरएसएस से जुड़े हुए आप व्यक्ति हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो राजनीति के पीछे मंशा क्या है आपकी? राजनीति के पीछे मंशा ये है कि किसी भी मेरे साथी के साथ, मेरे किसी मित्र के साथ, या मैं ये कहूं कि मेरे किसी भी समाज के साथ कोई ऐसा अत्याचार ना हो, ऐसा कोई दुर्व्यवहार ना हो जिससे वो नाराज हो, जिससे वो समाज से कट जाए, जिससे वो समाज से दूरियां बना ले। और उन्हीं सब चीजों को देखते हुए हमने कोशिश भी की कि 36 बिरादरी को एक साथ जोड़ के रखे। मेरे गांव में कई समाज हैं जो अलग अलग वर्गों से अच्छी बाहुल्य संख्या में भी है, लेकिन हम लोग बस सिर्फ इतना था कि सब लोग एक साथ रहे, एक मुश्त रहे और एकजुट रहे। सीधे तौर पर एकजुटता और एकता के परिचायक है आप, परिवायक है आप। बिल्कुल, ये मेरी पहली प्रायोरिटी है कि जो व्यक्ति किसी का बुरा नहीं करेगा, उस व्यक्ति का परमात्मा कभी बुरा नहीं करेगा। ठीक है रामलखन जी, तो दूसरा सवाल आपसे ये है, क्या आप अपने आप को प्रबल दावेदार मानते हैं आने वाले चुनावों में? किन कारणों से और क्यों? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दीपक भाई, इसमें मैं आपसे सीधी बात कहूंगा, ये निर्णय पार्टी का होगा। हम उम्मीद भी करते हैं आप सीधी बात करेंगे। हाँ, मैं ये बात आपसे बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ, ये पार्टी का निर्णय होगा और पार्टी जिस भी कैंडिडेट को भेजेगी हम पूरी प्रयास करेंगे उसे जिताने का। और रही मेरी अपनी बात, तो मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो मैं ऐसे ही करता रहूंगा निरंतर, और मैं लोगों की अच्छाई में रहूंगा, कभी बुराई में नहीं रहूंगा। तो अगर पार्टी आपका शीर्ष नेतृत्व आप पर भरोसा करेगा और आपको टिकट देता है 2027 पार्षद का चुनाव का बीजेपी की तरफ से, तो आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूं। अगर मेरी पार्टी मुझे चुनाव लड़ाएगी तो मैं 100% चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं, और जो मेरी पार्टी का निर्णय होगा वो मेरा निर्णय होगा। ठीक, तो देखेंगे आने वाले चुनाव में, 2027 के चुनाव में पार्टी किस चेहरे को आयनगर वार्ड से बीजेपी का कौन सा चेहरा उतारती है, कौन सा चेहरा लाएगी बीजेपी, वो देखने को मिलेगी। और मैं एक बात हमेशा कहता हूँ रामलखन जी, जनतंत्र में सवाल पूछे जाने चाहिए और जवाब भी देना चाहिए। आप किसी को पसंद आए या ना आए, जनता तय करेगी। जनता तय करेगी, जनता जनार्दन तय कर लेगी। 2027 के जो भी चुनाव है वो तय करने की कौन है, रामलखन जी है, कोई और कैंडिडेट है, जो अच्छा लगेगा उनको। बिल्कुल। तो ठीक है रामलखन जी, अगला आपसे सवाल है, भाजपा की नीतियों और नीति कितनी अलग है और पार्टी के मुकाबले, इस पर आप क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? अभी फिलहाल मैं दिल्ली की बात करता हूँ, बाकी राज्यों को छोड़ दीजिए। दीपक भाई, हम दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में आज ट्रिपल इंजन की सरकार है। जी बिल्कुल। और आप लोग देख रहे हैं नरेंद्र भाई मोदी जिस देश में जाते हैं, जहां जाते हैं जी, आज भारत का मान ऊंचा होता है जी। हमारे दिल्ली की हम बात करते हैं तो दिल्ली में हमारी बड़ी बहन रेखा गुप्ता जी आज मुख्यमंत्री है, और आप देख रहे हो वो निरंतर जितना पिछली पार्टियां
जो दोनों पार्टियां जो इतना दिल्ली को बर्बाद करके गई है, उन सब चीजों को ठीक करने के लिए थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन जितनी गति से वो कर रही है वो एक तारीफ काबिल है। आप भी देखते हो, मैं भी देखता हूँ और जनता भी देख रही है कि अभी बारिश भी हुई तो उसमें भी कितनी जल्दी पानी की निकासी, आप देख रहे हो कि बसों की संख्या भी कितनी बढ़ा दी गई है। हर चीज से निवारण के लिए थोड़ा समय लगेगा, बाकी आप देखिए। तो आपका सीधे तौर पर ये कहना है कि जो पिछली सरकार है दिल्ली के अंदर वो काम नहीं कर पाई? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात आप किसी से भी पूछ सकते हो। अगर वो काम करते तो वो दिल्ली में होते। आज अगर आज परिवर्तन की जो हुआ है 25 साल 26 साल में परिवर्तन हुआ है, 25-26 साल के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी को फिर से दिल्ली की जनता ने चुना है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि वो अपना काम कराना चाहते हैं। और अगर कोई काम कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी काम कर सकती है, क्योंकि जो उसका शीर्ष नेता है वो काम करने पे विश्वास करता है, वो झूठे वादे करने पे विश्वास नहीं करता। आप जानते हो मोदी जी के बारे में, जो करते हैं उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं, जो नहीं करते उन्हें घर बैठा देते हैं। तो सीधे तौर पर कहना है कि बीजेपी के अलावा किसी पार्टी ने कोई काम नहीं किया? नहीं, अगर किया होता तो मैं तो आपसे बोल रहा हूँ, अगर किया ही नहीं है किसी ने भी। और अभी फिर कुछ लोग इधर से उधर की बातें कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से, अगर घोटाले नहीं हुए, अगर काम हुआ है तो आप उसका सबूत दो कि ये काम हुआ है। काम तो हुए नहीं है, घोटाले पे घोटाले। दारू घोटाला भी हुआ है तो दिल्ली सरकार कर रही है। अगर कोई भर्ती घोटाला हो रहा है तो दिल्ली सरकार कर रही है। अगर कोई और नए नए बच्चों के साथ, आज कहते हैं कि हमने इतने मॉडर्न स्कूल बनाए, आपके घिटोनी में भी एक मॉडर्न स्कूल है, क्या आपको लगता है कि उस मॉडर्न स्कूल में सारी सुविधाएं, कोई सुविधाएं नहीं दे पाए? सिर्फ बातों में थे, कागजी कार्रवाई कर रहे थे, कागजों में सारी चीजें बन रही थी। हमारे यहाँ पे एक जो रोड है, जो रोड को पास क्रॉस करने के लिए भी उनपे नहीं किया, जहां पे एक हमारा बच्चा है, हमारी बहन भी एक्सीडेंट के शिकार हो गई। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि आप जिस स्कूल को मॉडर्न स्कूल बता रहे वहां पे भी एक्सीडेंट हो गया, एक बच्ची एक्सपायर हो जाती है। तो मैं कहता हूं कि इससे ज्यादा नकारा तो कुछ हो ही नहीं सकता। चलिए, अगला सवाल राम लखन जी ये है, स्थानीय पार्षद और स्थानीय विधायक जी के कार्यों से आप कितने सहमत? मैं दीपक भाई आपको एक बात बताना चाहता हूं। मैं मेरे साथी जो हमारे यहाँ से 10 साल से पहले वो खुद था, आज उनकी मिसिज पार्षद है। मैं सिर्फ उनसे एक बात आपके इस चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, वो अपने कार्य से कितने संतुष्ट हैं? अच्छा, ये खुद वो बताएंगे। अगर वो कभी आपके इस पे आए तो मैं उन्हें खुली चुनौती देता हूँ। वेदपाल जी आए थे हमारे और बकायदा कागज लेके आए थे प्रूफ के तौर पे कि जो तालाबों में कार्य सौंदर्यीकरण हो रहा है, जो संकरी गलियां बन रही है, जो रोड बन रहे हैं, वर्क ऑर्डर लेके आए थे, पूरे कागजों के साथ, तैयारी के साथ आए। मैं दीपक भाई उन्हें खुला चैलेंज करता हूँ आपके उसके माध्यम से, वो कागज लेके बैठे। तालाबों का काम अगर कोई पार्षद करा सकता है तो मुझे बताया जाए। दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर होता है। और हमारे घिटोनी के तालाब को बनाने में जिन लोगों ने सबसे बड़ा सहयोग किया, उन लोगों का नाम नहीं लिया जा रहा है। आपको भी मालूम है, आप गांव के रहने वाले हो, गांव से बाहर के नहीं हो। और जो संस्था, जो हमारी जो संस्थाएं हैं जिन्होंने पैसा दिया है, उन संस्थाओं की वजह से ये काम हो रहे, ना कि मेरा मित्र, मेरी गुंजाइश नहीं है 100 किलो वजन उठाने की, तो मैं कैसे उठा लूंगा 100 किलो वजन? मेरा काम है नालियां साफ कराना। क्या गांव की नालियां साफ है? जिस गांव से वो आता है उस गांव की नालियां साफ नहीं है, उस गांव से पूरा समय से नहीं उठता है। मैं कहता हूं कि पार्षद तो मस्त है। अच्छा। और जनता के साथ जो हो रहा है वो आप समझ सकते हो। जनता मस्त है, हाँ, पार्षद मस्त है, इसमें कहने की जरूरत नहीं है। पार्षद को बहुत अच्छी तरह से पता है कि वो कितना कार्य कर रहा है। अगर दूसरे के काम पे अपना बोर्ड लगाना कार्य है तो मैं पार्षद की सराहना करता हूं कि ऐसा करता रहे। तो काम कोई और पार्टी कराती है और क्रेडिट पार्षद लेने की कोशिश करता है, कभी नहीं मिलता है। अच्छा। और ऐसे कोई किसी को देगा भी नहीं। अगर कल कोई कहने लगे जी मैंने गांव की पंचायत घर मैंने बनवाया है, तो उसमें सबको मालूम है कि उस पंचायत घर में पैसा कहां से आया, किस संस्था ने उसको पैसा दिया, उस संस्था के माध्यम से वो बना है। आप हमारे यहाँ से चुने हुए हो, अगर हम किसी भी काम के लिए आपसे कहते हैं आपको खड़ा कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कर दिया। आपने तब किया जब आपने उसमें पैसा गवर्नमेंट का लगवाया हो। नहीं लगाया भैया, आपने पैसा तो एक संस्था का लगा रहे हो आप, और उस संस्था ने आपको आगे बढ़ा रखा है, आप उस संस्था की वजह से कर रहे हो। अभी हमारे यहाँ पर उन्होंने कुछ पेड़ वेड़ लगवाए, उसके लिए भी वो अपने आप को क्रेडिट देते हैं। मैं कहता हूं भाई इसमें आप कैसे लगा सकते हो पेड़, आपको कैसे क्रेडिट दिया जाए?
भाई ये पैसा आपने अपने घर से लगाया है क्या, या ये एमसीडी से पैसा कराया था आपने कि भाई मैं इसमें पेड़ लगा रहा हूँ जी? हर जगह कूड़ा पड़ा हुआ है आज की डेट में, हर जगह। एक भी ऐसी जगह नहीं है जहां लोग परेशान ना हो, जिनके घर में गंदगी ना घुस रही हो। वो बंदा अपने आप को ये कहते हुए घूमे, अच्छी लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मेरा जगह तराही है। हाँ, आप देख सकते हो, पूरे वार्ड में घूम सकते हो। अगर वो ये कहता है वो मेरे साथ, मैं उसे चैलेंज कर रहा हूं आपके इस टीवी के माध्यम से, वो मेरे साथ पूरे वार्ड में डोर टू डोर करके और ये संतुष्टि दिला दे, तो मैं जीवन भर उसके साथ रहूंगा। अच्छा। हाँ, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। अगर वो मुझे संतुष्ट करा दे कि ले लो जी मैंने ये कार्य करा रखे हैं, कहीं कोई कार्य नहीं करा रखा, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पे छिटाकसी करना। आप अपने वार्ड को छोड़ के दूसरे के वार्ड में जाके आप बताते हो जी मैंने सफाई कर रखी है। आप पहले अपने वार्ड की सफाई देख लो मेरे भाई, आप दूसरे के वार्ड में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो धरातल पर कोई काम नहीं है। आप भी देख सकते हो, अगर धरातल पे कोई भी काम हो तो आप देख लो। आपके घर आने के लिए जो रोड आ रहे हैं, इस रोड को देख लो आप उठा के। आप वहां से जो आप अपने दूसरे जो आपका पुराना मकान है, आप उधर मुड़ जाओ, वहां देख लो, आप उस रोड को देख लो कितना टूटा हुआ है। एक रोड, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये उसके कार्य हैं उसने वही कार्य पूरे नहीं किए। आपका सीधे तौर पर यह कहना है कि पार्षद के द्वारा कोई कार्य नहीं करा। मेरी नजरों में जितना उसे काम करना चाहिए था वो उसने काम नहीं किया। लेकिन जीत हर बार जाते हैं देखो, जीतने के लिए तो जनता है, और ऐसी पार्टी से जीतते हैं कि 2015 के बाद कांग्रेस दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी के अंदर शून्य पर है, शून्य पर सवार है। ये आपको भी पता है। 2015 का चुनाव लीजिए, 20 का चुनाव लीजिए और 25 का चुनाव लीजिए, साथ ही साथ आप लोकसभा का चुनाव लीजिए, जीरो पर सवार है। लेकिन व्यक्ति काम भी नहीं करता और फिर पार्षद भी बनता है, और पार्षद उस पार्टी से बनता है जिस पार्टी का कोई जनाधार फिलहाल दिल्ली के अंदर नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? दीपक भाई, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो चुनाव जब होता है तो चुनाव में क्या होता है, व्यक्ति विशेष बातें होने शुरू हो जाती हैं। आपको मालूम है कि पिछली बार जो उनके सामने चुनाव लड़ रहे थे तो हमारे समाज की बात आ गई, हमारे गोत्र की बात आ गई, इसलिए चुनाव जीत गए। अच्छा। ये गोत्रवाद की वजह से आप चुनाव जिता के, अगर गोत्रवाद चल रहा है और उसकी वजह से अगर पार्टी एक सही आदमी को नहीं दे पाई, और सही आदमी का कहने का मतलब ये है कि आप जो हमारे अपनी पार्टी के जो लोग हैं उन लोगों ने इतनी मेहनत नहीं की, इस वजह से वो चुनाव जीत गया, वरना हम जीतते चुनाव। अच्छा। और मैं तो कहता हूं ना, आज तक कोई आया नहीं सामने चुनाव लड़ने के लिए। जब कभी कोई आएगा तब वो जीतेगा, तब हम मान लेंगे कि हाँ भाई वो जीतने की स्थिति में है। कोई उसे पसंद नहीं करता है, मजबूरी हो जाती है, दोनों गांवों की मजबूरी हो जाती है, क्योंकि हम लोग ऐसी उससे आते हैं देहात से जहां पर एक सम्मान की बात आ जाती है, तो तब उस सम्मान की वजह से हम लोग उसे जिताने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और हम लोग तो बीजेपी में लगे रहते हैं, लेकिन आप जैसे लोग और जो मित्र हैं वो लोगों का मन बदल जाता है कि यार कम से कम हमारे समाज का इन 4 वार्डों में मेरे उसका लोहमोड़ गोत्र का एक व्यक्ति तो पार्षद हो, इस वजह से ये पार्षद बन जाता है। इसी बात पर मैं कहना चाहूंगा कि सेकंड पॉडकास्ट पर आप ही की पार्टी के नेता रमेश अंबावता जी आए थे और उन्होंने ये कहा था कि 2017 और 2022 के चुनाव में जो बीजेपी आयनगर वार्ड से चुनाव हारी, उसमें जो कैंडिडेट थे 17 और 22 में, वो हल्के कैंडिडेट थे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कैंडिडेट कभी हल्का नहीं होता। अच्छा। पार्टी बहुत सोच समझ के निर्णय लेती है, और पार्टी जब टिकट देती है तो बहुत विचार करती है। क्या होता है कि कैंडिडेट कमजोर नहीं होते, लेकिन जो चुनाव लड़ने की रणनीति होती है वो कमजोर होती है, स्ट्रेटेजी जो है। हाँ, कहीं ना कहीं वो हमारी चुनाव लड़ने की जो रणनीति थी उन लोगों की जिनको टिकट मिला उनकी कहीं कमजोर हो सकती है। अब हम ये कहें कि हमारा कैंडिडेट कमजोर है तो ये बात मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। इस बात से सहमत नहीं? मैं रमेश जी की इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि रमेश जी तो खुद दूसरी पार्टी से कैंडिडेट थे। अच्छा। 2022 में रमेश जी की पुत्रवधू दूसरी पार्टी से कैंडिडेट थी। हाँ बिल्कुल, तो अगर वो ये बात कह रहे हैं तो मुझे तो लगता नहीं है कि उनको तो ये बात नहीं कहनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि खास तौर पे उनके लिए ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि वो हमारा अगर वो ये कहे कि इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का मनोबल तोड़ने वाली बात है। मैं तो कहता हूँ कि पार्टी जो भी कैंडिडेट देती है वो बहुत सोच समझ कर देती है, और पार्टी को हर व्यक्ति को अपने कैंडिडेट का रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो मैं तो नहीं मानता इस बात को बिल्कुल भी कि नहीं ऐसा नहीं था। ठीक है, चुनाव लड़ने की स्थिति हो सकती है, खराब रही, चुनाव है, हार जीत देखो होती रहती है, चलता है। चलिए, तो अगला सवाल ये है रामलखन जी, आखिर 2027 वार्ड के चुनाव में आयनगर वार्ड की जनता आपको
किन कारणों से और क्यों चुने, साथ ही साथ आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? क्या शीर्ष नेतृत्व इस बार आपके ऊपर विश्वास जताएगा टिकट देने में? दीपक भाई, ये शीर्ष नेतृत्व का महत्व है, वो है कि वो मुझे चुनाव लड़ाएंगे, किसी और को लड़ाएंगे। किन मुद्दों पर चुनाव मुद्दे जो होंगे वो इस बार विकास का मुद्दा होगा। जो मेरे क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है, अच्छा। जिस तरह से मेरे यहाँ पर प्रशासनिक तौर से हमें परेशान किया जा रहा है, आपको मालूम है कौन कौन सी लॉबी आती है, कौन कौन से लोग हमें परेशान कर रहे हैं। उन सब चीजों के ऊपर, गांव के विकास के ऊपर चुनाव लड़ेंगे, और जो महकमे हमें परेशान कर रहे हैं उनके मुद्दों के ऊपर हम चुनाव लड़ेंगे। इस बार हमारा चुनाव बिल्कुल अलग होगा और हम पूरी निष्ठा के साथ चुनाव लड़ेंगे। चाहे इस बार कोई भी व्यक्ति चुनाव में आएगा, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस बार हम भारतीय जनता पार्टी का, आपके ऊपर अगर विश्वास करेगा तो बिल्कुल तैयार है। हाँ, मैंने तो आपको कहा मैं 100% तैयार हूँ। अगर वो पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं 100% लड़ूंगा, लेकिन अगर पार्टी किसी और को भी टिकट देगी तो मैं उसके साथ भी 101% साथ रहूंगा, तन मन धन से। अगला सवाल ये है रामलखन जी, अभी आपने कहा कि 100% आप तैयार हैं, वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए 2022 के चुनावों में आप निर्दलीय हुंकार भर देते हैं और उसके तुरंत बाद अपना नामांकन वापस ले जाते हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि मैं 100% तैयार हूँ, दूसरी तरफ आप निर्दलीय हुंकार भर देते हैं। बिल्कुल, आपने दीपक भाई बहुत अच्छी बात कही है। बिल्कुल, मैं उस टाइम 2022 में मैंने बहुत मेरी अपने पारिवारिक महत्वाकांक्षा लगा लो या कुछ भी लगा लो, तो हम लोगों ने बड़े मेहनत कर रखी है पिछले 25 साल से, तो हम लोगों को लगा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। लेकिन जब हम लोगों ने नॉमिनेशन करने के लिए जा रहे थे, तो हमें जो गांव वालों ने जो समर्थन दिया, जिसकी वीडियो ऑडियो आपके पास सब कुछ है, तो हम लोगों को समझाया कि भाई नहीं, आप लोग इस तरह से ना करें। गलती करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसको सुधारने के लिए भी हम लोगों ने चुनाव से पहले उसे सुधार लिया और हम अपने कैंडिडेट के साथ, मैं पूरे तन मन धन से अपने कैंडिडेट के साथ रहा। इस बात के लिए ये सब लोग जानते भी हैं और इसमें कोई दोहराए नहीं है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट करी और मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिलाने की जितनी मेरी ताकत थी उतनी मैंने अपनी ताकत को। तो आप सीधे तौर पर गलती मानते हैं कि निर्दलीय हुंकार? नहीं, वो गलती नहीं थी, वो तो जज्बात थे। अच्छा। तब आदमी, मैंने चुनाव नहीं लड़ा है। मैंने अगर किसी चीज के लिए, अगर मैं चुनाव लड़ता तो वो मेरी गलती थी। मैंने तो चुनाव लड़ा ही नहीं, मैं तो चुनाव में गया ही नहीं हूं। अगर कोई मुझसे ये कहे कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए गए थे, तो मैं तो गया ही नहीं हूं मेरे भाई। मैंने तो ना तो नॉमिनेशन किया, या तो मेरा नॉमिनेशन हो कि मैंने तो नॉमिनेशन, मैंने कहा कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। और उस बात में अगर मेरे साथियों ने, जो मेरे मित्र थे, जो मेरे शुभचिंतक थे, उन लोगों ने मुझे बैठा के समझाया कि भाई हम लोग इस तरह से गलत कर रहे हैं, तो हम लोगों ने बिल्कुल विड्रॉ किया और हम अपनी पार्टी के साथ चले गए। चलिए देखते हैं 2027 के चुनाव में। अगला सवाल ये है रामलखन जी आपसे, अगर आप 2027 के चुनाव में पार्षद बनते हैं तो आपके 5 मुख्य काम क्या होंगे वार्ड के अंदर, आयनगर वार्ड के अंदर? बिल्कुल दीपक भाई, देखो मैंने फिर कहा आपसे कि मैं बनूं या मेरा कोई साथी बने, हम इस बार जो 5 मुख्य जो आप पूछना चाह रहे हो, मैं आपको बता रहा हूं। हमारा सबसे पहला वो होगा कि हमारा वार्ड दिल्ली के अंदर नंबर 1 वार्ड, और उसको नंबर 1 बनाने के लिए हम लोगों को सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें कोई दोहराए नहीं है कि आज जितनी भी परेशानियां हैं वो सब लोग झेल रहे हैं, अब इससे ज्यादा झेलने की क्षमता नहीं है। और जहां जहां लाइटों की सुविधाएं कम है वहां लाइटें हो, और आज ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो जितनी मदद आज हमें ऊपर से मिल सकती है शायद किसी को नहीं मिलेगी, क्योंकि हम लोग एक सांसद भी है तो वो भी हमारा बीजेपी का है, एमएलए तो वो भी बीजेपी का है, और अगर काउंसलर तो वो भी बीजेपी का। तो मैं कहता हूं कि 101% इस बार जो 5 मुख्य वो होंगे, पहला सफाई का होगा, दूसरा होगा कि हमारे यहाँ पर जो एजेंसियां हमें परेशान करनी है उन पर रोक लगाई जाए, और तीसरा जो होगा, जितना भी लाइटों का काम होगा वो होगा, नालियों की सफाई का होगा, रोड दुरुस्त कराए जाएंगे, और जो हमारे ग्राउंड नहीं है, जो मेरे जो दिल में ठेस है, जिस ठेस को कभी बाहर नहीं निकाल पा रहा हूं, मैं उसके लिए लड़ाई लड़ूंगा। अगर मैं उस पे आता हूं तो मैं 101% अपने गांव के लिए एक ग्राउंड बनाने के लिए अपना पूरा, क्रिकेट का ग्राउंड होगा मेरे हिसाब से, वो क्रिकेट का भी होगा और मेरे हिसाब से वो सभी चीजों का होगा। और मेरे पास आज जमीन है और मेरे जो शीर्ष नेतृत्व है
वो उस लेवल पे बैठे हुए हैं कि वो उस चीज को दिला सकते हैं। तो मेरी कोशिश तो यही रहेगी, मेरे इन पांचों में जो सबसे मेन है वो यही रहेगा कि मेरे गांव के पास ग्राउंड हो, ग्रामवासियों को एक ग्राउंड, बस वही सबसे बड़ा मेरे लिए वही वो है। मेरा जो मानना है कि सफाई है तो सब कुछ है, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, उसके लिए जो हम लोग लगे हुए हैं उसमें और जितना भी हम कर सकेंगे सारी चीजें करेंगे, लेकिन ग्राउंड के ऊपर मेन फोकस रहेगा, ग्राउंड मेन प्रायोरिटी रहेगी। हाँ, कि मेरे पार्षद बनने से अगर मेरे गांव को या मेरे साथी कोई जो पार्षद बनेगा, मैं उससे भी यही कहूंगा कि बस हम ग्राउंड की लड़ाई लड़ेंगे। और ग्राउंड हमें चाहिए क्योंकि आज मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनें जो रोडों के ऊपर घूम रही है वो मुझे अच्छा नहीं लगता। हम जब भी इधर उधर निकलते हैं तो हमारी माताएं बहनें रोडों के ऊपर घूम रही है, वो वॉक करने के लिए उनके पास एक कोई भी ऐसी जगह नहीं है। जो मेरे गांव की, जो मेरे समाज की जो संपत्ति थी, आज वो दूसरे एजेंसियों के पास है। वो अगर हमें मिल जाएगी, अभी वो खाली पड़ी है, हम लोग उसमें कोई मकान नहीं बना रहे, हम लोग उसमें ग्राउंड बना रहे, पेड़ लगाएंगे, बस जिससे मेरी माताएं बहनें सुरक्षित रहे, मेरे युवा साथियों को खेलने का मौका मिले। जैसे मेरा गांव का नाम है, मेरे गांव पहले से पहलवानी में भी नंबर 1 रहा, खेलों में भी नंबर 1 है, तो मैं तो चाहता हूं कि मेरे गांव का इसी तरह, खासकर क्रिकेट में भी, क्योंकि मैं भी क्रिकेट खेला हूं। आप भी दीपक भाई क्रिकेट खेले, 100% मेरी कोशिश यही रहेगी, मेरा और कोई लक्ष्य नहीं होगा। अगला सवाल यह है रामलखन जी, ऐसा कोई नेता दूरदर्शी जो सोच रखता हो, जिसकी लीडरशिप वास्तव में विधानसभा या देश की राजधानी दिल्ली की बात करे, और देश में ऐसा कौन सा नेता है जिस नेता की आज की जनरेशन को वास्तव में जरूरत है? देखो, दिल्ली में हम पहले दिल्ली की बात करेंगे दीपक भाई। दिल्ली और देहात की पहली पसंद है आज की डेट में मनोज तिवारी जी। मनोज तिवारी जी उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद है। हाँ बिल्कुल, और 3 बार के सांसद है और प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे, और दिल्ली देहात की बिल्कुल दिलों में बसते हैं। और जो उनके यहाँ जनता दरबार लगता है दीपक भाई, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, पूरी दिल्ली से कोई भी व्यक्ति वहां चला जाए, किसी भी वार्ड का चला जाए, किसी भी विधानसभा का चला जाए, उसकी बातें सुनी जाती है। जो उनकी टीम है वहां बैठी हुई है, मनोज जी की ये 1 नंबर की क्वालिटी है। वहां पहुंचता है, तत्काल फोन करते हैं, उसकी समस्या का निवारण करने की जितना भी प्रयास होता है वो मनोज जी की तरफ से होता है। तो मेरी नजरों में दिल्ली के अंदर मनोज जी ने जो आज ये इतना बढ़िया, हम लोग आज भाजपा वाले खुश है कि हमारी सरकार बन गई, उसमें मैं तो मनोज जी का सबसे बड़ा योगदान मानता हूं। महत्व आप मनोज जी का बिल्कुल देता हूं। और अगर देश के अंदर बात की जाए, देश के अंदर बात करी जाए तो युवाओं की दिलों की धड़कन है, और हिमाचल से आते हैं, 3 बार के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं युवा मोर्चे के, माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी। हमीरपुर से सांसद है फिलहाल, हमीरपुर से सांसद है। अगर जिस तरह से जनता दरबार लगता है, सेम उसी तरह से अगर राष्ट्र की बात करें, सभी राज्यों की बात करें, तो बड़े भाई अनुराग सिंह ठाकुर जी के घर भी इसी प्रकार का जनता दरबार लगता है। और जितनी सोच और जितनी लंबी सोच कह सकते हैं, या दूरदर्शी सोच कह सकते हो, जो आप कहना चाहते हो, मेरे पास तो शब्द भी नहीं है, सेम उसी तरह से वो काम करते हैं और हर कार्यकर्ता से प्रेम करते हैं। और हर राज्य में जो उनके साथ जिन्होंने काम किया है, वो चाहे जिन्होंने नहीं किया हो, आज वो लोग अनुराग सिंह ठाकुर जी को इसी वजह से मानते हैं कि जब भी जरूरत पड़ती है वो अपने हर कार्यकर्ता के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े मिलते हैं। वो हिमाचल के कार्यकर्ता के साथ भी उनका वही व्यवहार होता है, और वही व्यवहार उनका गुजरात के कार्यकर्ता के साथ होता है। नहीं करते, वो किसी भी प्रकार का उनके अंदर भेदभाव नहीं है, और वो बड़े भाई की तरह रहते हैं और सभी से प्रेम करते हैं। और जो भी उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, आज बड़े बड़े पदों पे हैं, मंत्री भी है, मुख्यमंत्री भी है, जो उनकी टीम के हिस्से थे, और उनका जो नेचर है वो लाजवाब है। और मेरी नजरों में तो अगर मुझसे पूछ रहे हो तो मैं तो उन्हीं को कहूंगा कि दिल्ली। ठीक है जी। अगला सवाल यह है रामलखन जी, क्या आपको लगता है छतरपुर विधानसभा में चारों वार्ड बीजेपी जीत पाएगी? इसमें आयनगर वार्ड भी आता है, क्योंकि जहां बीजेपी बाकी वार्ड में फ्रंट फुट पर खेलती है, बाकी 3 वार्ड की बात करूं, भाटी वार्ड, छतरपुर वार्ड और सैदलाजा वार्ड, वहां फ्रंट फुट पर खेलती है, लेकिन जब बात आयनगर वार्ड की आती है तो बैक फुट पर आ जाती है। और पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तो कुल मिलाकर यही कहता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दीपक भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि जो आपके कहने का, हम बैक फुट पे नहीं खेलते हैं,
हम खेलते तो फ्रंट पे ही है, लेकिन हमारे कुछ जो नेता है जो अब हमारे साथ नहीं है या जो हमारे साथ होते हुए भी नहीं है, उन लोगों की वजह से ऐसा लगने लगता है कि हम बैकफुट पे हैं। हम बैकफुट पे कभी नहीं खेलते। रिजल्ट तो यही कहता है राम लखन। रिजल्ट देखिए, अब आप जैसे कह रहे हैं तो वहां भी इस बार, पिछली बार आम आदमी पार्टी का जीते हैं, ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी हर जगह जीती हो। ऐसा नहीं है कि भाई तीनों वार्ड पिछली बार, भाई ये वार्ड आप यहाँ का लगा लो, हमारा छतरपुर नहीं, आप आयनगर वार्ड लगाओगे तो आयनगर वार्ड को छोड़ दो तो तीनों वार्ड तो आपने आम आदमी पार्टी नहीं जीते। नहीं, बीजेपी अभी भाटी वार्ड में बीजेपी नहीं, वो पहले देखो, अगर जो चुनाव की बात करेंगे तो चुनाव के टाइम में तो हम सब वो लोग आम आदमी पार्टी में थे। आज वो हमारे साथ है, हमारे मित्र थे, चले गए, आ गए, वो एक अलग विषय है। लेकिन अगर उनकी देखे जाए तो वो तो लड़े तो उसी पार्टी के सिंबल पे ना। तो इस बार जब वो हमारे सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे और उनको जो चुनाव लड़ने का जो तरीका है, इस बार मैं इस बात के दावे के साथ कह सकता हूं कि करतार सिंह तंवर जी के नेतृत्व में इस बार हम इन चारों वार्डों को, और हमारे जो लोकसभा के वो है रामवीर विदुड़ी जी, इनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और चारों वार्डों को इस बार हम जीतेंगे। इस बार हम जरूर जीतेंगे। दिल्ली में बहुमत हासिल कर पाएगी बीजेपी? बिल्कुल, आपके सामने, इसमें कहने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना आपसे कि अगर विकास की कोई बात करेगा तो वो नरेंद्र मोदी जी के साथ चलेगा। और इसी के साथ कहूँ तो 2027 में 5 राज्यों में चुनाव है, जिसमें पंजाब भी आता है जी, और उसमें आपके हाल फिलहाल 2 विधायक है, वहां भी हासिल कर पाएगी बहुमत? हम दीपक भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हम देश चला रहे हैं। आज मेरी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। कभी हमारे सांसद भी 2 हुआ करते थे। जी, बिल्कुल। तो आप बिल्कुल विश्वास करें कि इस बार पंजाब में भी कमल खिलेगा, 5 राज्यों में कमल खिलेगा। और सब लोग, मैंने आपको कहा ना, जो विकास चाहते हैं उन्हें मोदी जी पसंद है, और जिन्हें मोदी जी पसंद है, आपको मालूम है वो फिर किस तरफ जाते हैं। हमने बंगाल जीत लिया है, आपके सामने की बात है। हमने ऐसे कितने राज्य हैं जिनमें हमने अपनी जीत, और हमारे अंदर एक सबसे बड़ी बात है, जो मेरे शीर्ष नेतृत्व के अंदर बात है, जो मेरी पार्टी के अंदर बात है, हम कभी भी अपने साथियों के साथ गद्दारी नहीं करते। हम जिनके साथ चुनाव लड़ते, हम उन्हें पहले, आपने बिहार में भी देखा होगा, हमने नीतीश जी के साथ जो हमारी कमिटमेंट पार्टी की होती है वो पार्टी हमारी पूरी करती है। तो भारतीय जनता पार्टी पे लोग विश्वास कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास कर रहे हैं। और जो नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि वो किसी भी कीमत पे अब अलग नहीं जाएंगे। और मैं तो ये कहूंगा, भैया जो नहीं है राम के, वो नहीं है किसी काम के। अच्छा, हाँ, मेरा तो सीधा सा वो है। अच्छा। हाँ, अगर आप राम आज मैं दीपक भाई इसमें ना एक बात और जोड़ना चाहता हूं। आज प्रत्येक देश, जितने भी देश है, वो अपने उसको बचाने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। देख रहे होगे आप, कहां कहां युद्ध चल रहे हैं। तो ये धर्म युद्ध चल रहा है। और बात जब धर्म युद्ध की आ रही है, तो इस धर्म युद्ध में आप देख रहे हो कि एक ही व्यक्ति ऐसा है जो इस धर्म युद्ध में हीरो बन के निकला है। आपको मालूम है, मुझे नाम लेने की भी जरूरत नहीं, और आप समझ भी रहे हैं। इसी प्रकार से जब धर्म युद्ध चल रहा है, तो धर्म युद्ध में आदमी को निमंत्रण नहीं दिए जाते, वो खुद धर्म के साथ चल देता है। तो अगर आज भी दीपक भाई मुझे किसी को निमंत्रण देना पड़ेगा कि आप हमारे साथ आ जाओ, तो मुझे लगता है कि मतलब वो उसके साथ, उस भाई के साथ, उस बहन के साथ, उस माता के साथ, उस पिता के साथ मेरे हिसाब से मैं अन्याय कर रहा हूं। वो तो खुद समझदार है, धर्म के साथ तो ऑटोमेटिकली लोगों को चलना होगा। तो अब ये धर्म युद्ध है, इसमें इस बार ये धर्म की लड़ाई है, क्योंकि हम लोगों के साथ जो लोग बोल रहे हैं, जो अपने कागज लेके आ जाते हैं, जो किसी के कार्य को अपना बता सकते हैं, जो अभी अपनी पार्टी के खिलाफ भी कुछ बोल सकते हैं। अब जब वो कांग्रेस का है, तो वो कांग्रेस का होने के बावजूद भी वो बीजेपी का प्रचार कर सकता है। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है। ये मत होता है आदमी का, मन उसका भी हमारे साथ जुड़ने का है। अच्छा, बहुत मन है उसका हमारे साथ, वो बड़ा विचलित है, वो हमें पसंद करता है। उसे मालूम है कि ये लोग अच्छे लोग हैं, उसे मालूम है कि हम लोग बुरा नहीं कर सकते। हम लोगों की, मैं ये कहता हूं आज आपसे, आप एक आदमी ले आओ जो ये कह दे कि राम लखन ने मेरे साथ बुरा किया। मैं चैलेंज करके कह रहा हूं आपसे, मैंने आज तक किसी के साथ कोई बुरा नहीं किया। मैं किसी के बुरे में नहीं हूं, अच्छे में शामिल हूं।
अब मेरे ऊपर बात आती है तो ये संस्कार मुझे कहां से मिले? ये संस्कार मुझे उस घर से मिले जिस घर में मैंने इस चीज की पढ़ाई की। भाई मैं आरएसएस में था तो वहां बताया गया कि किसी के साथ बुरा नहीं करना है, आप किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा करने का अधिकार भी मत रखो। तो हमारा मानना यह है कि हम किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे जो हमारे साथ आ रहे हैं अब हम उन्हें जोड़ रहे हैं, अपने साथ रखेंगे, उनसे प्यार करेंगे और उनको अपने साथ रखेंगे। हम उनके साथ भी बुरा नहीं करेंगे, ना ही हम ऐसी राजनीति करेंगे कि भाई आप दूसरी पार्टी से हो तो आपका बुरा किया जाए, जैसा आज हम सब लोगों के साथ हो रहा है। पार्टियां अलग हो सकती हैं, विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन कभी भी हम लोग अलग नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म एक है। और जो धर्म की बात कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि अब ये धर्म युद्ध है मेरे भाई, मेरे दोस्तों, अब इस धर्म युद्ध में आप एकजुट हो जाओ और अपनी आहुति डालो। और विधानसभा में जो अब 2027 में चुनाव आ रहे हैं निगम के, उनमें आप अपना पूरा योगदान दो और अपने पूरे योगदान के साथ यहां पर पूरी दिल्ली के अंदर कहूंगा, दिल्ली के अंदर आप कंधे से कंधा मिलाकर चलो तो आपके गांव का, आपके क्षेत्र का विकास होगा। और जो छोटी छोटी चीजें हैं उन्हें छोड़ना सीखो, उन पे इशू मत बनाओ कि ये काम नहीं हो रहा है, ये काम हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि हम अपनी लड़ाई, मेरी लड़ाई पार्षद से हो सकती है व्यक्तिगत, लेकिन मेरी लड़ाई पार्षद से काम के लिए हो तो मजा आएगा। पार्षद से मेरी लड़ाई व्यक्तिगत और मैं उसके लिए कोई वीडियो बना के डालूं या मैं कुछ चीजें डालूं तो वो बहुत बुरी लगेगी। मैं कहता हूं कि पार्षद से मेरी कहना है, अगर पार्षद साहब इसको सुनेंगे, कि पार्षद साहब से मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी 4-6 महीने बचे हुए हैं और इन 4-6 महीने में आप वो कार्य करके दिखाओ जिससे आपको जनता पसंद करने लगे। आपको जनता पसंद नहीं कर रही है, आपको समाज पसंद कर रहा था, समाज की मजबूरियां थी जो आपको पसंद किया गया। तो मजबूरी में बने वो पार्षद। भाई ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सबको मालूम है, मैं तो ये बात ओपनली बोल रहा हूं। वो पसंद नहीं थे, वो मजबूरी थी। अच्छा, आप पसंद बन के दिखाओ ना। आप मजबूरी में तो किसी के साथ क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मजबूरी में। तो पार्षद जी सुन रहे होंगे तो जरूर आपकी बात सुनेंगे, देखेंगे। आप पसंद बनना चाहिए आपके पास। आपको हम लोगों ने, जिसने वोट दी नहीं दी, जिसने भी दिया है, आपका काम है कार्य करने का। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आपके दीपक भाई, मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरे साथ वो पूरे गांव की फिरनी, मेरे साथ वो पूरे अपने आए नगर में, वो मेरे साथ चले और मुझे बताए कि लखन भाई मैंने ये कार्य किया। मैं चलने के लिए तैयार हूं ना। अच्छा, मैं तो बोल रहा हूं उसको, मैं तो कहीं मना ही नहीं कर रहा हूं उससे। तो आप खुला चैलेंज कर रहे हैं? मैं तो खुला चैलेंज कर रहा हूं उसको कि वो मुझे दिखाए, मुझे बताए, वो मुझे बताए कि एमएलए साहब ने क्या कार्य नहीं कराए, वो मुझे बताए कि लोकसभा सांसद साहब ने क्या कार्य नहीं कराए। वो बताए तो सही, कुछ तो बताए भाई, जिससे हम जाके पता करें कि भाई ये पार्षद ये कह रहा है और मैं खड़ा हूं। मैं कहता हूं आपसे कि मैं, अगर वो मेरे पार्टी के खिलाफ मुझे कोई भी चीज बताएगा तो मैं ऑन रिकॉर्ड मैं उस बात को एक्सेप्ट करूंगा, मैं मानूंगा कि हाँ भाई ये बात गलत है। लेकिन दूसरे के कार्यों को अपना बताना, दूसरे के कंधे पे बंदूक धर के चलाना, ये वो छोड़ दे। अच्छा, वो नेता वार्ड का है तो वो वार्ड की बात करें। तो आप बहुत बड़ी बात कह के जा रहा हूं आपके इसमें बैठ के कि अगर वो मेरी बात सुन रहे हो तो बिल्कुल मैं उसके साथ चलने के तैयार हूं। मुझे लेके चले और दिखाए मुझे, अगर उन्होंने विकास किया है, उन्होंने रोड बनाए हैं, उन्होंने अगर कहीं भी उनकी गंदगी नहीं है, उनकी नालियां साफ है, मुझे ले चल के दिखाए, पूरे गांव के करा ले। सर आप मेरे घिटोनी का चैलेंज कर रहा हूं मैं। अच्छा, मैं कह रहा हूं आयानगर का चैलेंज कर रहा हूं, जिस गांव से वो आता है, चलो ना, कितने रोड टूटे पड़े, कितने वो पड़े, क्यों नहीं बन रहे भैया? अभी ये क्या नूरा कुश्ती चल रही है क्या? अच्छा, यहां नूरा कुश्ती नहीं लड़नी है, यहां आप कार्य करोगे तो आप लोग दोबारा जीत के आओगे। अगर आपको दोबारा मौका मिला है तो वो इसलिए मिला होगा कि आप कुछ करने की बातें कर रहे होंगे। आपने तो कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। नहीं कुछ भी नहीं किया। वो अपनी जनता के साथ अगर उसने किया है तो वो ले जाए और ले जाके दिखाए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को लेके जाए और वो दिखाए उनको खड़ा करके। वो मुझे नहीं ले जा सकते, छोड़ दो, वो किसी और को ले जाए, वो दिखाए कि देखो मैंने ये काम किया। तालाब साफ हुए हैं, तालाब को साफ करने में जिन जिन लोगों का योगदान है वो कहां है बेचारे? आपने थोड़ी किए मेरे भाई। जिसने योगदान दिया, जिन लोगों ने, जो लोग योगदान कर रहे थे, उन लोगों का तो नाम ही नहीं आता है। उनका भी नाम आना चाहिए, उस पर्ची में उनको भी दिखाना चाहिए कि इन लोगों ने सहयोग किया है, इस वजह से ये काम हुआ है। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है, साथियों के बगैर कुछ नहीं होता है। आपने एक पेड़ लगा दिए, आपने पेड़ लगाना आपका काम है, वो आप भी लगा सकते हो दीपक भाई, मैं भी लगा सकता हूं, लेकिन मैं उसकी इतनी पब्लिसिटी कर रहा हूं। और मेरी एक गली है
जिसमें गंदगी के अंबार लग रहे हैं, मैं उसकी कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहा, उसे भी तो देखो यार भाई। चलिए पार्षद जी, अगर देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को या सुन रहे हैं तो सीधे तौर पर आप राम लखन जी आपको चैलेंज कर रहे हैं आपके कार्यों के प्रति। हाँ, विटोंडी में बारात घर है, आपको मालूम है बारात घर के बाहर जैसी शादियां होती है उसके बाद में वहां कूड़ा पड़ा रहता है, वो उठाते ही नहीं। आप इस बात के लिए तो आप भी एक्सेप्ट करते हैं कि वहां पे दुकान उठती रहती है, बदबू उठती रहती है, कहां से आती है? वो नहीं करा सकते क्या? दो आदमी नहीं भेज सकते? स्कूल की समस्या है, स्कूल के अंदर आज जो बिटियाओं का स्कूल है उसके अंदर जो पत्ते झड़ते हैं, जो वहां निकलते हैं, उनको उठाया जा सकता है, नहीं उठवा पाते हैं। बाहर रोड पे झाड़ू नहीं लगवा पाते हैं, जबकि वहीं पे बगल में तो ऑफिस बना हुआ है। कितनी बाहर ऑफिस, अगर 2 लड़के लगा दे सुबह तो क्या बिगड़ जाएगा? अगर बच्चे जा रहे हैं और उनको सफाई मिल जाए तो क्या कोई नुकसान हो जाएगा? आपके सामने की बात है, कहीं भी कूड़ा पड़ा है, आप तालाब पे चल के देख लो, कूड़ा पड़ा हुआ है, खुले में पड़ा है ना, तो बीमारियों को तो चैलेंज दे रखा है ना उसने। तो जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं पाता। आप एक काम तो बताओ ना मेरे भाई, मैं कहता हूं ना, मैं उनसे पूछता हूं आया नगर में बताओ, मुझे लेके चलो ना, आया नगर में तो वो काम कर रहे हैं ना, वो मुझे बताए कि ये काम मैंने किए। लखन भाई, आपने 10 नालियां बनवा दी 10 साल में, आपने 10 रोड बनवा दिए 10 साल में, बस यही कार्य था आपका। आपके कार्य तो बहुत थे ना, आपको तो बहुत जिम्मेदारी देके बनाया गया था। चलिए, आरटीआई स्पेशलिस्ट बनाने के लिए नहीं बनाया था। अच्छा, आरटीआई स्पेशलिस्ट, हाँ, ये अच्छा नाम दे रहे हैं आप। हाँ, बिल्कुल, मैं उनको आरटीआई स्पेशलिस्ट बोलता हूँ। अच्छा। और इससे ज्यादा उन्होंने कोई कार्य किया भी नहीं। चलिए ठीक है, अगर वो आएंगे तो उनसे बात होगी इस विषय पर, और मैं उनके साथ बैठने के तैयार सीधे तौर पर बात करेंगे उनसे। मैं आज आपके पास आया, मेरे पास कोई चीज नहीं कि आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। हो सकता है मेरी कोई बात गलत भी हो, लेकिन मैं उनको चैलेंज करता हूँ, जब उनका दिल करे मुझे भी मौका दे 2 दिन का, और 2 दिन का उनके पास मौका का। मैं भी एमएलए ने क्या क्या करा रखा है, एमपी साहब ने क्या क्या करा रखा है, मैं भी लेके आके बैठ जाऊंगा कि ये सारी चीजें हो रखी है, आप कैसे डिनाई कर रहे हो कि ये नहीं हो रखा है? आपने 10 साल में क्या क्या कराया वो आप बताओगे। आज हमारे गांव में एमसीडी की वजह से कितने लोग परेशान है, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। नहीं बोलोगे, अगर नहीं बोलोगे तो यही दिक्कतें रहेंगी। हमारे साथ दिक्कत यह है कि हम इज्जत करते हैं तो हम बोलते नहीं है। आज हाँ भाई, चुनाव लड़ने के मूड में, तो अब चुनाव जीतने के बाद में आप जनता को गुमराह करो, जनता के साथ धोखा करो, ये बात गलत है। गांव के लिए कुछ नहीं किया, युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, आपने मदद की दीवार बना देते हो, कभी सैनिकों के सम्मान के ऊपर लिख देते हो। आपने इससे ज्यादा कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसके लिए आपको बुला के सम्मानित किया जाए कि भाई ये काम किया जाए। आप व्यक्ति विशेष की पूजा कर रहे हैं। मैं ये बात बोल रहा हूं कि वो व्यक्ति विशेष की पूजा कर रहा है, वो किसी भी कार्यकर्ता की पूजा नहीं कर रहा है। अगर वो कार्यकर्ता की पूजा कर रहा है तो सामने आए और सामने आके बताए कि भाई मैं ये काम कर रहा हूं। चलिए, आएंगे तो सीधे तौर पर बात करेंगे उनसे इस विषय पर। तो आप ये मानते हैं कि 2027 एमसीडी चुनाव में बीजेपी दिल्ली के अंदर बहुमत हासिल कर पाएगी? बिल्कुल करेगी, 100% करेगी, 100% करेगी। और अगर आप बात करें छतरपुर वार्ड की भी, तो चारों वार्ड पर बीजेपी बहुमत हासिल कर पाएगी, ऐसा आपका मानना है? मानना नहीं है, इस बार 101% हम जीतेंगे, करतार जी के नेतृत्व में जीतेंगे। और करतार जी चुनाव लड़ाएंगे। जो भी कैंडिडेट, मैंने कहा ना, पार्टी जो कैंडिडेट भेजेगी, सभी लोग इस बार इन सब चीजों का तोड़ निकालेंगे, एकजुटता से और एकता के साथ, एकता से लड़ेंगे। चलिए, वो देखने को मिलेगा 2027 के चुनाव बिल्कुल। में। तो उम्मीद करते हैं आने वाले चुनाव में आप भी, राम लखन जी, और आपकी पार्टी भी विशेष तौर पर दिल्ली के अंदर और दिल्ली के बाहर सभी राज्यों में अच्छा करेगी। तो आप पॉडकास्ट पर आए, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और मैं आप दीपक भाई, आपके खत्म करने से पहले मैं बात और कहना चाहूंगा आपके इसके माध्यम से। मैं उन तमाम साथियों से कहना चाहता हूं जिनके घर के आगे ट्यूबवेल लगे हुए हैं, वो उन ट्यूबवेलों पे अपना अधिकार ना समझे और वो सबको पानी दे। सबसे बड़ी समस्या, हम लोग दूसरे के साथ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस बात को बिल्कुल सख्ती से बोल रहा हूं कि अगर हमारा पानी सब जगह जुड़ जाएगा, क्योंकि आज इतने ट्यूबवेल जितने लग रहे हैं, इतने ट्यूबवेल कभी नहीं लगे भविष्य में। और ये ऑन रिकॉर्ड अगर आप लगा सकते हो तो आपको पता लग जाएगा, रिकॉर्ड के माध्यम से आप निकाल लोगे। अगर आप पानी को सब जगह, पूरे उस पाइपलाइन से ही पानी ले सब लोग, अपनी अपनी जगह पर ही अपनी नल को लगाए, तो सबको पानी मिल सकता है। और पानी की जो किल्लतें बढ़ रही है, ये हम लोग आपस में लड़के एक दूसरे की द्वेष भावना से हम ये बढ़ा रहे हैं। मेरी तो विशेष विनती है, सबसे निवेदन है, प्रार्थना है, मेरे भाई आपस में मत लड़ो,
सबको जरूरत है, किसी को ज्यादा जरूरत है तो किसी को कम जरूरत है। अगर आपका घर आगे है और मेरा घर पीछे है तो ये सोचो कि मुझे भी उस पानी की जरूरत है, उस पानी को मेरे घर तक भी जाने दो। आप उससे इस तरीका का व्यवहार मत करो कि हमारी आपसे कोई दुश्मनी हो जाए, आपका हमारा झगड़ा हो जाए। तो मेरी निवेदन है, प्रार्थना है कि उसमें एमएलए साहब की कोई गलती नहीं है, उसमें गलती हमारी है, क्योंकि हम सब लोग एकजुट होकर काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। तो अपना मतलब छोड़कर सबको सब कुछ मिले, मेरे ऐसा आप सब लोगों से विनती है, निवेदन है। और मेरी बात बुरी लगे तो मुझ तक ही रखना और मुझसे ही कहना, क्योंकि उसके लिए मैं ही सुन सकता हूं, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं सुनेगा। तो आप आए और रामलखन जी आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगली बार फिर कोई खास शख्सियत होगी हमारे और आपके साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत 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 ख्याल रखिए। और मैं चाहता हूं कि रामलखन जी हमारे इस चैनल के इस पॉडकास्ट के लिए 2 शब्द कहें। पहले तो दीपक भाई आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बहुत अच्छी पहल है गांव विटोरनी में कि आप इस तरीका का एक आपने अपना चैनल बनाया और आप सभी लोगों को बुलाकर जिस तरह से आपने अभी और भी मेरे साथी, मेरे दूसरी पार्टियों के साथियों को बुला के आपने अपने यहाँ से जो इनकी रिकॉर्डिंग करके और आप जो इसे डाल रहे हो फेसबुक पे अपने उस पे, मैं आपकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। और मेरे गांव के लिए तो बड़े गर्व की बात है कि पहली बार कोई मेरे गांव का मेरा छोटा भाई में जो इस तरीके की बात और इतनी इतनी अच्छी सोच लेके आगे बढ़ रहा है। मैं चाहूंगा कि सभी लोग जो भी मेरे साथी हैं वो आए और दीपक के इस ब्रॉडकास्ट पे बैठे और अपनी बात रख कर जाए। जय हिंद, जय भारत। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपके कोई सवाल है किसी भी नेता से तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।